हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज के सेशन में हम जो एनसीईआरटी सीरीज़ हमारा चल रहा है ज्योग्राफी का, उसका सेकेंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इस सेशन में हम वो सभी क्वेश्चन आंसर्स जो इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम चैप्टर समझेंगे एंड देन कौन से क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से बन सकते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो सब हम हमारे इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, चैप्टर का नाम ही क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, है ना। तो देखिए, जो हमारी प्लानट अर्थ है इसको हम बहुत सारे लिविंग बींग्स के साथ शेयर करते हैं ना, मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स के साथ। जैसे बहुत सारी लिविंग चीज़ें हमारे पास है ना, देन उसके बाद हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं। सबके साथ हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्लानट को शेयर कर रहे हैं। लिविंग में बहुत सारे मिलियंस ऑफ है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन उसके अलावा बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मिलियंस ट्रिलियंस में नंबर्स में। तो हम सभी के साथ क्या कर रहे हैं, हमारी अर्थ हमारी प्लानट को शेयर कर रहे हैं। ओके, वैसे ही कौन है, ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स हैं। देन उसके बाद फॉरेस्ट है, देन उसके बाद वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं है ना जो एक साथ अर्थ पर रह रही हैं और सभी के बीच में क्या है, एक इंटरेक्शन है। ओके, एंड हम क्या कर रहे हैं, सभी हमारी इस प्लानट अर्थ को शेयर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें वही सब चीज़ें पढ़ना है कि जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है उनका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। फाइन, देखिए, वी ह्यूमंस along with all living organism form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन से सब कुछ है हमारी प्लानट अर्थ के लिए, नहीं, हम केवल उस प्लानट का एक स्मॉल पार्ट है और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी प्लानट अर्थ पर, उनके साथ हम कैसे रहें, इंटरेक्शन रहे हमारा उनके साथ, है ना। और कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए। फाइन, अब देखो, यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम होता है ना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, तो फॉरेस्ट मीन्स व्हाट, फ्लोरा, है ना, एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स व्हाट, फौना। तो फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दैट मीन्स व्हाट, कि इंडिया में रिच बायोडाइवर्सिटी है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हम कल्चरली डाइवर्स हैं, बट हमारे यहाँ जैसे कि वेजिटेशन देखें तो वेजिटेशन में हमारे यहाँ क्या है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। देन उसके बाद एनिमल्स में यदि हम देखें तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हर एक रीजन में एक स्पेसिफिक वेजिटेशन होता है, एक स्पेसिफिक एनिमल होते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने इनका या जो भी हमें नेचर से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, या अदर मेटल्स वगैरह हो, नॉन मेटल्स वगैरह हो, या फिर फॉरेस्ट हो, वेजिटेशन हो, है ना, हम लोगों ने क्या किया है, सभी को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। बहुत ही ज़्यादा उनका हमने क्या किया है, यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है जो कि अब कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है ना, चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ हो चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ हो। सो नाउ देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व देम, है ना, एंड इफ़ वी केप्ट ऑन एक्सप्लॉइटिंग देम लाइक दिस, so one day there will be nothing, है ना, for our next generation also and for ourselves also। सो नाउ द नीड अराइजेज कि हमें क्या करना होगा, हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना होगा। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व देम, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो हमारे प्लानट अर्थ है उस पर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ह्यूमन बींग केवल उसका एक पार्ट है, और यदि ह्यूमन बींग को एग्जिस्ट करना है तो जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ इंटरेक्शन के साथ रहना होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंट है अपने खुद के एग्जिस्टेंस के लिए। तो हमें उनको बचाना है ताकि हम अपने आप को बचा सकें। ओके, सो नाउ देखो क्या लिखा हुआ है बुक के अकॉर्डिंग, देखिए हम, तो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल, है ना, क्योंकि कंजर्वेशन से हम हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। और जो हमारे सपोर्ट सिस्टम है वाटर, एयर एंड सॉइल, क्या हम इनके बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या नहीं, तो हम उन्हें भी क्या कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर we are still dependent on traditional crop varieties,
फिशरीज टू आर हैविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो देखो, जैसे कि अगर आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे तो आपने देखा है कि अभी इंडिया एट प्रेजेंट किसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, मिलेट्स को प्रमोट कर रही है ना। मिलेट्स कौन सी होती है, जैसे बाजरा, जवार, रागी, है ना, ये सब। तो ये क्रॉप्स जो है वो हमारी एंशंट क्रॉप्स हुआ करती थी ना। ये जो वीट वगैरह है, चावल वगैरह है, ये तो हमने अभी कुछ समय पहले से उगाना स्टार्ट किया है। सबसे पहले इंडिया में किसका कल्टीवेशन होता था, मिलेट्स वगैरह का होता था। ओके, तो इनका प्रॉफिट क्या था सबसे ज़्यादा, कि एक तो ये पानी ज़्यादा इन क्रॉप्स को नहीं लगता था, है ना, कम वाटर अवेलेबिलिटी में भी ये क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो जाता था। उसके अलावा इनमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। बट कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इनका कल्टीवेशन जो है वो ख़त्म हो गया। नाउ वी आर प्रमोटिंग कि हम इनको फिर से क्या करें, कल्टीवेट करें। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि जो वाटर स्कैरसिटी हो सकता है इन फ्यूचर, है ना, तो उससे हम अपने आप को बचा सके। क्यों, क्योंकि हम ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाएंगे लोगों को या फिर एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल करवाएंगे, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर अराइज हो सकती है। इसलिए अभी हम एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, मिलेट प्रोडक्शन और ये सब करें, और इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात हम कर रहे हैं कि कंजर्वेशन क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर से हम उन्हें नहीं ला सकते, है ना। और अगर हमारी प्लांट स्पीशीज़ और ये सब ख़त्म हो गई तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि हमें कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फॉरेस्ट हो या फिर वो क्या हो, वाइल्ड लाइफ हो। अब इन्हें कंजर्व करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, सो इन 1960s and 70s कंजर्वेशनलिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, है ना। जो भी कंजर्वेशनलिस्ट थे, है ना, जो किसके रिगार्ड्स में वर्क करते हैं, कंजर्वेशन, जैसे जो प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं, उन्होंने क्या डिमांड रखा गवर्नमेंट के सामने, कि हमें एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चाहिए, है ना, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, जहाँ पर हम प्लानिंग कर सकें कि किस तरह से हमें हमारे फॉरेस्ट को और हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। ठीक है, इसी रिगार्ड में हमारी इंडिया ने क्या किया, या हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया, है ना। ये एकमात्र मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोथ। ओके, कई बार क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ऐसा हमें बस इतना समझ में आता है कि केवल हम यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं ना, जैसे टाइगर वगैरह है, इनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ पर हम प्लांट्स के प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टॉक्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ, है ना, तो प्लांट्स, टाइगर और ऐसे कुछ भी ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों की ही कंजर्वेशन की ये बातें करता है। ठीक है, और यदि आपने इसको वायलेट किया तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। फाइन। The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife. ठीक है, अब इस प्रोग्राम या इस एक्ट में क्या है कि हम सबसे पहले तो हंटिंग को बैन करेंगे, क्योंकि हंटिंग के कारण ही सबसे ज़्यादा एनिमल्स की डेथ हो जाती है ना। फिर उनके हैबिटेट का प्रोटेक्शन करेंगे। हैबिटेट का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमें क्या बचाना है, एनिमल्स बचाना है ना, प्लांट्स को बचाना है। तो वो हम कैसे बचा सकते हैं, जब हम उनके घर सुरक्षित कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें टाइगर को कंजर्व करना है, तो टाइगर को कंजर्व करने के लिए हमको किसको बचाना पड़ेगा, फॉरेस्ट को, क्योंकि फॉरेस्ट उसका घर है। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे और हम सोच रहे टाइगर को कंजर्व करें, तो कैसे करेंगे। अगर टाइगर को हमने बचा भी लिया तो टाइगर रहेगा क्या, शहरों में रहेगा क्या, शहरों में रहेगा तो फिर उसका खाना क्या होगा, पीपल्स हो जाएंगे, तो वो तो बहुत ही अनबैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगी, है ना। सो दैट इज़ वाई ज़रूरी क्या है कि हम स्पीशीज़ को तो प्रोटेक्ट करें ही, बट उसके साथ साथ उनके हैबिटेट का भी प्रोटेक्शन करें। ठीक है, वैसे जैसे प्लांट्स है, अब प्लांट्स बहुत सारे ऐसी वेराइटीज़ होती है जो केवल फॉरेस्ट वगैरह में हमको मिलती है। तो अगर उस स्पीशीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या प्रोटेक्ट करना होगा, फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना होगा। फाइन। So the central government also announced several projects for protecting specific animals, है ना। अब वैसे तो ऑल ओवर एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उसके लिए हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना दिया। बट हो सकता है ना, जैसे कि कोई एक स्पीशीज़ है जिसको ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत हो, एक स्पेसिफिक अटेंशन उसको चाहिए, तो इसलिए फिर हमने क्या किया, स्पीशीज़ को लेकर भी प्रोटेक्शन एक्ट्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बनाया था टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, कब बनाया हमने ये, 1973 में। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में।
वैसे ही यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ उन्होंने दे के रखी है ना, जैसे कि टाइगर हो गया, वन हॉर्न राइनोसॉर हो गया, कश्मीरी स्टैग हो गया जिसको कि हंगुल भी कहा जाता है, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स हमने बना दिए, सेंचुरीज़ हमने बना दी और डेडिकेट कर दिया, मान लो कि ये वाला नेशनल पार्क है, इसमें ये वाली स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, जिससे फॉर एन एग्जाम्पल कि वन हॉर्न राइनासोर इस नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर स्पेशल ध्यान देंगे कि हम वन हॉर्न राइनासोर को बचा सकें। ठीक है, उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों उनकी डेथ हो रही है, क्यों वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसके बारे में हम पूरा स्टडी कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या बनाए, हमारे कंजर्वेशन प्लान्स बनाए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारे लिए ज़रूरी क्यों है ना। देन हमने उन्हें फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उनका नंबर इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है कि हमें उन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है। ओके, अब कंजर्वेशन के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया है। ठीक है, अब 1972 एक्ट क्या बोलता है कि हमें हंटिंग को रोकना होगा, है ना। अगर कोई हंटिंग वगैरह करेगा तो उसके अगेंस्ट में इलीगल एक्शन लिया जाएगा, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो भी स्पीशीज़ है उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है। WPA 1972 में प्लांट्स का प्रोटेक्शन भी आता है और एनिमल्स का प्रोटेक्शन भी आता है। ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए भी बहुत सारे कंजर्वेशन प्लान जो है वो बनाए हैं। ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन प्लान है वो हमारा है प्रोजेक्ट टाइगर, जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है किसके, कंजर्वेशन के लिए, टाइगर के। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ईयर, तो आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ है, 1973 में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेजर थ्रेट था टाइगर पॉपुलेशन को वो क्या था, सबसे ज़्यादा तो पोचिंग, है ना। क्योंकि इनकी स्किन वगैरह ये सब है ना, इनको मेडिसिनल यूज़ वगैरह में यूज़ किया जा सकता था, इसलिए बहुत महंगा बेचता था, तो पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, है ना। श्रिंकिंग हैबिटेट, सेकेंड प्रॉब्लम क्या था कि हैबिटेट बहुत कम हो रहा है, कैसे, क्योंकि फॉरेस्ट कटिंग स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा, है ना। हम लोगों ने क्या करा है, वहाँ पे शहर बनाना स्टार्ट कर दिया, इंडस्ट्रीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, पेड़ों को काट काट कर। जैसे हम भी अभी देखते हैं कि 4 साल 5 साल या 10 साल पहले का दिखे तो हमें आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह दिखाई देती थी, और अभी हम देखते हैं तो वहाँ पर या तो न्यू कॉलोनी बन गया होगा, या कोई नया इंडस्ट्री बन गया होगा, या नया मॉल बन गया होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उनका हैबिटेट भी ख़त्म हो रहा है। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज़, अब उनका हैबिटेट जा रहा है, उसके अलावा उनका फूड भी जा रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट अगर नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट में रहने वाली स्पीशीज़ भी मरने लगेगी, और स्पीशीज़ मरने लगेंगी तो टाइगर खाएंगे क्या, है ना, उनका तो फूड जो है वो चला जाएगा। तो जो जो प्रॉब्लम्स थी, है ना, किसको लेकर कि टाइगर को एक्सटिंक्ट हो रहा है, टाइगर का नंबर कम हो रहा है, उन सारी प्रॉब्लम्स को हमने ध्यान रखा और फिर उन प्रॉब्लम्स को हटाया, है ना, ताकि हम टाइगर को कंजर्व कर सके। इसीलिए हमने क्या स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक एक्ट था हमारे पास, बट वहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी स्पीशीज़ का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो हर एक स्पीशीज़ की नीड अलग अलग होंगी, बट हमने एक एक स्पीशीज़ को लेकर प्रोग्राम्स बना दिए, तो इससे क्या होगा, हम ज़्यादा उस स्पीशीज़ के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। और एट प्रेजेंट देखें तो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। फाइन, बस आपको इसमें याद क्या रखना है कि कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था। ओके, देन उसके अलावा इन 1991 देखो, अभी हमने पढ़ा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया है ना, जिसमें हमने किसकी बात की थी कि हमें एनिमल्स का प्रोटेक्शन करना है, उनके हैबिटेट का प्रोटेक्शन करना है। फिर 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज, बट फिर 1991 में हमने क्या करा, प्लांट्स को भी उसमें ऐड कर दिया। ओके, अब उसके अलावा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब देखो हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है, तो हमने एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए सारी बातें कर ली कि एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या करा, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना। इसके अलावा पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है उनके लिए भी हमने कंजर्वेशन प्लान्स बना लिए। जैसे एग्जांपल हमने देखा किसके बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ है, तो 1973 में। ये तो बात हो गई एनिमल्स की। अब प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, तो देखो सबसे पहला रिजर्व्ड फॉरेस्ट है ना। अब हमने क्या करा, जो फॉरेस्ट थे ना उनको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है मतलब कि क्या, फॉरेस्ट की कटिंग को रोकना है, इसलिए हमने वहाँ पर कुछ लॉज बना दिए और फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ना, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व्ड है दैट मीन्स व्हाट, कि उनके ऊपर किसका राइट है, गवर्नमेंट का राइट है। ठीक है, लोगों का राइट नहीं है। अगर लोगों का होगा तो क्या होगा, हर कोई अपने अकॉर्डिंग पेड़ों की कटिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा।
रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट किसको माना जाता है? जो रिजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूरा एरिया किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ एरिया जो है वो किस में आता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में होता है। ठीक है, दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। देखो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि जैसे आप वहाँ पर जा ही नहीं सकते हो फॉरेस्ट में, वहाँ के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते हो। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होगा? थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जैसे कि आप वहाँ पर जा सकते हो, या जैसे वहाँ पर अगर लकड़ी वगैरह नीचे गिर गई है तो आप वो उठा के ला सकते हो, है ना। इस तरह की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर रहती है। एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से होंगे? दिस आर अदर फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। मतलब ऐसी लैंड, ऐसा एरिया जिस पर किसका राइट हो? गवर्नमेंट का भी हो, इंडिविजुअल्स का भी हो और कम्युनिटीज़ का भी हो। ठीक है, जैसे मिलकर कोई सा एरिया है, वहाँ पर मिलकर गवर्नमेंट और जो लोकल्स हैं वो वहाँ पर फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर रहे हैं या प्लांट्स का कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो 3 टाइप्स हो गए, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है या फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल एरिया। मतलब जितना भी पूरा एरिया है उसके 75% जो एरिया है मध्य प्रदेश का, उसमें हमको क्या मिलते हैं? फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ हमें यहाँ पर पढ़ना है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, है ना। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन क्या होता है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि WPA 1972 हमने बनाया, तो इसमें कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है या कौन कंजर्व कर रहा है? तो गवर्नमेंट कर रही है। प्लांट्स को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड करा और वहाँ पर कंजर्वेशन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, बट हमने हमारी सोसाइटी में देखा कि कंजर्वेशन प्लान्स में केवल गवर्नमेंट का ही रोल नहीं है, बल्कि जो कम्युनिटीज़ है वो भी लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। चिपको मूवमेंट, है ना। चिपको मूवमेंट क्या था? इसमें, है ना, क्या हुआ था कि एक प्राइवेट फार्म था, वो कहाँ पर जो पूरा रीजन था, है ना, वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे? फॉरेस्ट कटिंग करने के लिए गए थे, है ना, क्योंकि उनको वहाँ के वुड चाहिए थी। बट वहाँ के लोकल लोगों ने क्या करा? सारे पेड़ों को पकड़कर वो लोग खड़े हो गए, है ना, और उन्होंने क्या बोला कि हम फॉरेस्ट कटिंग नहीं करने देंगे। तो ये क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कंजर्व किया क्या फॉरेस्ट को? नहीं, वहाँ के लोकल पीपल ने कंजर्व किया। तो उसी कंजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी कंजर्वेशन, जहाँ पर जो कंजर्वेशन प्लान्स है वो किसके द्वारा, या कंजर्वेशन जो है स्पीशीज़ का वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के द्वारा किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी कंजर्वेशन। ठीक है, और जैसा कि हमने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल्स पीपल भी रहते हैं ना। अब ट्राइबल जनरली कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ट्राइबल लोगों का क्या है? फॉरेस्ट में उनका खाना भी कहाँ से मिलता है? उनको फॉरेस्ट से। उनकी इनकम भी कहाँ से होती है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट से। उनके भगवान जो है वो भी कहाँ पर होते हैं? फॉरेस्ट में। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स जो है वो भी फॉरेस्ट में जो भी स्पीशीज़ है उनके प्रोटेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो भी किसका पार्ट होगा? कम्युनिटी कंजर्वेशन का पार्ट होगा। ठीक है, अब एक बार हम पढ़ लेते हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व these habitats along with government officials, recognizing that only this will secure their own long term livelihood, है ना। मतलब कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मिलकर क्या करती है? कंजर्वेशन में मदद करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं वो लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट के ऊपर। अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो उनका लाइवलीहुड भी रहेगा, है ना, उनकी इनकम होती रहेगी, उनको खाना मिलता रहेगा, इसलिए वो भी गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सारिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, in many areas villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement। और इसे बहुत सारे हमको एग्जांपल्स देखने को मिले हैं जहाँ पर विलेजर्स ने क्या किया? फॉरेस्ट कटिंग को स्टॉप कर दिया, है ना, या अगर कोई माइनिंग एक्टिविटी हो रही थी तो उसे उन्होंने स्टॉप करवा दिया जस्ट टू कंजर्व दी फॉरेस्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जैसे यहाँ पर है ना, सारिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ज्योग्राफी में मैप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फाइन, तो आप क्या करें? मैप लें और उसमें सारिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में, तो वहाँ पर इसको पॉइंट कर लें। और आपको एग्जाम्स में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, है ना। जैसे लास्ट टाइम भी आपसे पूछा गया था, हीराकुंड डैम के बारे में पूछा था, तो वैसे यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारिस्का टाइगर रिजर्व को आपको मैप पर लोकेट करना है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा।
अब कुछ कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को लेकर मूवमेंट्स हुए थे, जैसे कि चिपको मूवमेंट है ना इन द हिमालयाज हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन बट ऑल्सो शॉन दैट कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विद इंडिजिनियस स्पीशीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल, है ना। मतलब ना ही केवल इन्होंने फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट होने से रोका बल्कि और ज़्यादा एफॉरेस्टेशन किया, और ये साबित किया कि यदि कम्युनिटी अपना पार्टिसिपेशन दे और गवर्नमेंट के साथ मिल जाए तो हम हमारी स्पीशीज़, हमारे फॉरेस्ट, हमारी एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, और 100% हमारे प्लान्स और हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। और यदि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं है तो गवर्नमेंट अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। ओके, फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टहरी एंड नवधान्य have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable। वैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, सीड्स। तो बीज बचाओ आंदोलन है ना, नवधान्य वगैरह, ऐसे बहुत सारी मेथड्स वगैरह हमने यूज़ की जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल क्रॉप स्पीशीज़ थी उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है अगर हमारे पास एग्रीकल्चर में डाइवर्सिटी ना रही, है ना, जैसे कि हमने मान लो एक ही तरह की क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब उससे क्या होगा, मान लो कोई सी डिसीज़ हो गई इस क्रॉप को, तो क्या होगा, इसका प्रोडक्शन रुक जाएगा। अब इसका प्रोडक्शन रुक जाएगा और हम सभी ने पूरी इंडिया में क्या करा है, इसी एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन किया है, तो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हो ना कि कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं होगा तो ना तो फार्मर्स की इनकम हो पाएगी, ना हमको खाने के लिए कुछ मिल पाएगा, है ना। मतलब बहुत ही एडवर्स कंडीशन आ सकती है। तो इसीलिए हम ज़रूरत क्या है कि हमारे पास मल्टीपल क्रॉप्स हो। जैसे कि अगर हमारे पास वीट भी है तो वीट की भी हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ होनी चाहिए। तो एंशियंट टाइम पर क्या होता था, हम बहुत सारी वेराइटीज़ जो है ना वो उगाते थे। जैसे वीट की भी हमें बहुत सारी वेराइटीज़ अलग अलग, जैसे एक रीजन से दूसरे रीजन में गए तो वहाँ पर वेराइटीज़ चेंज हो जाती थी। तो इससे क्या होगा कि मान लो किसी एक वेराइटी में डिसीज़ हो गई तो दूसरी वेराइटी में तो प्रोडक्शन होगा, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए डाइवर्सिटी होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक तो हमने देखो कौन कौन से कंजर्वेशन प्लान्स हमने देख लिए। सबसे पहले हमने देखा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर हमने क्या देखा था कि हम फॉरेस्ट को डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, कम्युनिटी कंजर्वेशन देखा, जिसमें हमने किसका एग्जाम्पल देखा था, चिपको मूवमेंट का एग्जाम्पल देखा था। अब एक और कंजर्वेशन प्लान आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, तो इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निशेज अ गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, है ना। तो देखो जॉइंटली हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जॉइंटली कौन कर रहा होगा, गवर्नमेंट होगी, और कौन होगा, लोकल कम्युनिटी होगी। ठीक है, अब वहाँ पर क्या था कम्युनिटी कंजर्वेशन में कि वहाँ पर कम्युनिटी केवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जितना रोल कम्युनिटी का है उतना ही रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब स्टार्ट हुआ है, 1988 में। तो हमें 3 डेट याद रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब आया है, 1988 में। ठीक है, वैन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और सबसे पहला स्टेट कौन सा है जिसने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन को पास किया था, तो ओडिशा। ठीक है, और कब आया था ये, 1988 में, ये याद रखना है आपको। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड ऑन फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना। जनरली कौन इसका रेगुलेशन करेगा, तो जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा वो लोकल इंस्टीट्यूशंस बनाएगा लोकल लेवल पर। कहाँ पर, उन जगहों पर जहाँ पर फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है, ताकि हम वहाँ पर फॉरेस्ट को बचा सकें। ठीक है, इन रिटर्न जो मेंबर्स होंगे इन कम्युनिटीज़ के आर एंटाइटल टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर जॉइंटली क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लान बना रही है। ठीक है, लोकल लेवल पर, और गवर्नमेंट को किसका सपोर्ट चाहिए, लोकल लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब लोकल लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो लोकल लोगों को क्या मिलेगा, तो यहाँ पर लोकल लोगों को कहा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे फॉरेस्ट के, है ना, यूज़ कर सकते हैं, वो कुछ परमिशंस उनको दी जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो लोकल पीपल हैं वो अगर हेल्प कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी इनकम भी हो जाएगी, और हम फॉरेस्ट को भी क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्लान को हम क्या बोल रहे हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान, जो कब आया था, 1988 में। सबसे पहला स्टेट जिसने इस रेजोल्यूशन को पास किया था वो कौन था, ओडिशा था। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव डन, इतना ही था इस चैप्टर में, है ना, कि क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का हमारी लाइफ में, और क्यों हमें उन्हें कंजर्वेशन की उन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है, और कौन कौन से प्लान्स है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ज़्यादातर तो मैप बेस्ड आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, जैसे मैंने बताया था सारिस का है ना, उसको आपको वो पॉइंट आउट करना है मैप पर। देन उसके बाद ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपको मैप में लोकेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी प्लेसेस वगैरह यहाँ पर आपको दी गई हैं उनको आपको वहाँ पर पॉइंट करना है मैप पर। ठीक है, जैसे कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरला में है, ये आपको पॉइंट आउट करना है या लोकेट करना है कहाँ पर, अपने मैप पर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अदर देन डेट ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, एक बार आप जस्ट इसको रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। और यदि फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।